नमस्कार। करीब 1 महीना पहले सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब श्री संजय किशन कौल के नाम से एक मैंने वीडियो बनाया था, जिसका शीर्षक था कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बाय जस्टिस मिस्टर संजय किशन कौल इन द सुप्रीम कोर्ट। उस वीडियो में मैंने इस बात का उल्लेख किया था कि उनके कोर्ट में 2 याचिका चल रही थी, जो एक बेंगलुरु एडवोकेट एसोसिएशन और एक कॉमन कॉज के नाम से 2 अलग-अलग याचिका फाइल की गई थी, जो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के द्वारा जो अनुशंसा की जाती है जजों के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति अथवा उनके ट्रांसफ़र से संबंधित, जिसमें भारत सरकार के द्वारा हो सकता है कि कुछ अनुशंसा को मांगने में विलंब होता है या कुछ महीने या इवन साल भर तक पेंडिंग रह जाता है। कुछ को वापस कर दिया जाता है रिकंसिडरेशन के लिए। रिकंसिडरेशन के बाद कुछ केसेस को वापस उनके पास भेजा जाता है भारत सरकार के पास। कई बार ऐसा भी हुआ कि फिर दूसरी बार भी वापस हो जाता है और जितने अनुशंसा की जाती है उसमें से सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के द्वारा अक्सर ये आरोप लगाया जाता है कि वहाँ पिक एंड चूज होता है और एक समय सीमा जो बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट के माध्यम से कि कुछ महीने में ही अर्थात 3-4 महीने के अंदर ही जो अनुशंसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाती है उसको स्वीकृति मिलनी चाहिए और बिना कोई छेड़छाड़ का मिलना चाहिए। मैंने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का शब्द इसलिए इस्तेमाल किया था कि वही जज साहब श्री संजय किशन कौल कॉलेजियम के एक मेंबर भी हैं। एक तरफ वो कॉलेजियम में बैठकर जजों की नियुक्ति अथवा ट्रांसफ़र के मैटर पे अनुशंसा भेजते हैं और दूसरी तरफ एक इंड्यूस्ड पिटीशन का मतलब होता है कि जानबूझकर वैसे पिटीशन दाखिल किया जाना जिसमें कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हो। तो वो 2 पिटीशन उन्हीं जज साहब श्री संजय किशन कौल के द्वारा एक बेंच में सुना जाना और उसमें ये आदेश देना, जुडिशियल ऑर्डर देना, बार बार सरकार को धमकाना कि हम बड़ा कड़े आदेश पारित करेंगे अगर हमारी अनुशंसा समय पर नहीं मानी गई। दोबारा जो अनुशंसा किया जाता है उसको मानने के लिए सरकार बाध्य है। सरकार के आला जगह पर बैठे हुए हैं, हाई लेवल पे बैठे हुए हैं, उनको कड़े संदेश दिया जाना चाहिए अटॉर्नी जनरल के माध्यम से या सॉलिसिटर जनरल के माध्यम से। बार बार तो केवल धमकी या हुड़की दिया करते थे। बहुत छोटा-छोटा डेट भी देते थे, 10 दिन, 15 दिन, 20-20 दिन का कई बार से चल रहा था। लेकिन ये कल परसों का न्यूज़ ऐसा है कि ये केस की सुनवाई होनी थी, लेकिन ये पता नहीं कि किस कारण से, परंतु जो केस उस जज साहब श्री संजय किशन कौल के कोर्ट में था, उनके कोर्ट से हटा लिया गया है और अभी कहाँ जाएगा पता नहीं। अब सवाल ये उठता है कि जो केस उनके कोर्ट में लगना था, उस केस को नहीं लगाया गया। अब ये कहा जाता है कि द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज़ द मास्टर ऑफ रोस्टर। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज़ द मास्टर ऑफ रोस्टर के तहत में ये उनको पता है कि ये कौन सा केस कौन से बेंच में लगाना है। इवन जज साहब ने कोर्ट में प्रोसीडिंग के दौरान कहा कि आई बिलीव कि चीफ जस्टिस साहब हैज़ द नॉलेज ऑफ दिस दैट दिस केस हैज़ बीन अनलिस्टेड और डीलिस्टेड फ्रॉम दिस कोर्ट। उनका कहने का अर्थात हुआ कि चीफ जस्टिस साहब को ये पता है, उनको ऐसा लग रहा था, विश्वास था श्री संजय किशन कौल साहब को उन्होंने जैसा कहा कि उनको ऐसा विश्वास है कि इसकी जानकारी चीफ जस्टिस साहब को है कि जो केस इस कोर्ट में लगना था वो केस नहीं लगा। अब यहाँ सोचने वाली बात ये है कि मैंने तो जो वीडियो करीब 1 महीना पहले बनाया था और मैंने जो पॉइंट हाईलाइट किया था कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि जो जज साहब कॉलेजियम में बैठते हैं, अनुशंसा करते हैं, उनको जुडिशियल साइड से अपनी ही अनुशंसा को मनवाने के लिए दबाव देना, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और कुछ नहीं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर ये बेंच जुडिशियल साइड से सुनना भी था तो कम से कम उन जजों को नहीं सुनना चाहिए था जो कॉलेजियम के मेंबर हैं। लेकिन कॉलेजियम के मेंबर भी हैं और तो जुडिशियल साइड से ऑर्डर पास करके सरकार पर दबाव देना ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है और बिल्कुल ही उसको उचित नहीं ठहराया जा सकता। ये मेरा व्यक्तिगत विचार था, मैंने जगजाहिर किया।
मैं ये नहीं दावा कर सकता हूँ कि मेरे वीडियो के कारण से, जिस वीडियो का लिंक मैंने सुप्रीम कोर्ट भी भेजा था, सुप्रीम कोर्ट का ऑफिशियल ईमेल में भेजा है, नालसा को भी भेजा है, आदरणीय प्रेसिडेंट ऑफिस में भी भेजा है, कानून मंत्री साहब को भी भेजा है, तो मैं ये दावा नहीं करता हूँ कि मेरे वीडियो के कारण से कुछ ऐसा हुआ, लेकिन ये सब प्रतीत होता है कि जो बातें मैं कर रहा था वह किसी और को भी सही लगी और उस जज साहब के कोर्ट से वो केस को वापस ले लिया गया या उस केस को वहाँ से हटा दिया गया। वर्तमान के उपराष्ट्रपति महोदय श्री धनखड़ ने पहले भी स्टेटमेंट दिया है, द सुपरमेसी ऑफ द पार्लियामेंट कैन नॉट बी चैलेंज्ड बाय एनी अदर इंस्टीट्यूशन। तो जहाँ लोकतंत्र है तो लोकतंत्र का मतलब है कि जिसमें जनता की भागीदारी है। तो पार्लियामेंट में जितने लोग बैठे हुए हैं उसमें जनता की भागीदारी है, जनता के प्रतिनिधि के रूप में है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे हुए हैं उसमें जनता की भागीदारी नहीं है, ना ही उनका किसी इंडिपेंडेंट सिलेक्शन एजेंसी के द्वारा या कमीशन के द्वारा जजों का चयन हुआ है और ना ही जनता के द्वारा वोट दिया गया। वो एक तीसरा रास्ता जिसको एलियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है पूर्व के कानून मंत्री ने, उसके माध्यम से, कॉलेजियम के माध्यम से उनकी नियुक्ति हुई है। तो न्यायालय ही एक ऐसा जगह है जहाँ डेमोक्रेसी की आत्मा नहीं है। न्यायालय ही ऐसा जगह है, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, वहाँ पे जो लोकतंत्र या डेमोक्रेसी या पीपल्स पार्टिसिपेशन की कोई भूमिका या कोई जगह नहीं है। इसलिए वर्ष 2018 में जो 4 जजों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जगजाहिर किया गया था या उनके द्वारा संदेश दिया गया था कि न्यायालय के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, न्यायालय के अंदर बातें नहीं सुनी जाती हैं, इसीलिए तो बाध्य होकर उन्हें कोर्ट के बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी आत्मा की बात कहना पड़ा। और उस इंसिडेंट के बाद तब के चीफ जस्टिस श्री दीपक मिश्रा के खिलाफ महाअभियोग की कार्रवाई भी हुई। वर्तमान के चीफ जस्टिस साहब को हो सकता है वो हिस्ट्री याद होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि न्यायालय अपनी लक्ष्मण रेखा लांघे और सरकार को, जिसके पास क्लियर मेजोरिटी है, वह बाध्य हो जाए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर चंद्रचूड़ के खिलाफ ही या मिस्टर संजय किशन कौल के खिलाफ, जो बहुत जल्द अब रिटायर होने वाले हैं, उनके खिलाफ ही महाभियोग की कार्रवाई शुरू कर दी जाए। महाभियोग की कार्रवाई सरकार के लिए चलाना और उसे अमली जामा तक पहुंचाना ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि सरकार के पास क्लियर मेजोरिटी है और ये पिटीशन इंड्यूस्ड करने वाला काम कोई भी एक एमपी कर देंगे, बाकी काम आगे का हो जाएगा। तो जब ऐसा अगर हो तब समझ में आ जाएगा कि लोकतंत्र में ज़्यादा सुपीरियर कौन है, पार्लियामेंट है या सरकार है या सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई फैसला अगर दिया भी जाता है, अगर सरकार को पसंद नहीं है या उनको लगता है कि जनहित में नहीं है, तो एक ऑर्डिनेंस लाके उसे तुरंत ठंडे बस्ते में डाल दिया जा सकता है, जैसा कि पिछले बार हुआ भी है। 2-3 मामले ऐसे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भारत सरकार ने ऑर्डिनेंस के माध्यम से एक तरह से नल एंड वॉइड या नलिफाइड कर दिया या निष्क्रिय कर दिया। जज साहब को भी अपना लिमिटेशन समझना चाहिए और दूसरे को सुधारने के बजाय खुद में सुधार करने की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर पूरे देश में अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन को सबसे ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है तो वो है न्यायालय, और न्यायालय में भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ज़्यादा सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ के जजों की नियुक्ति ना तो किसी पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा होता है और ना ही जनता के द्वारा, वोट के द्वारा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कम से कम पब्लिक सर्विस कमीशन से नियुक्ति होती है, तो कुछ हद तक फेयर माना जाता है, जहाँ सबको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, वहाँ रिजर्वेशन की पॉलिसी का भी पालन होता है। एक इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल अपॉर्चुनिटी इन बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये संविधान का जो सिद्धांत है उसका पालन कम से कम लोअर कोर्ट में होता है, जबकि इसका पालन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नहीं होता है। मैं पुनः चीफ जस्टिस साहब से आग्रह करता हूं कि समय की बाध्यता या समय का इम्पोर्टेंस जजों को सिर्फ जजों की नियुक्ति के समय ही क्यों नज़र आता है या महसूस होता है, और केस का कोर्ट में कौन सा केस लगेगा ये पहले से क्लेरिफाई क्यों नहीं होता है, और कोर्ट में केस की लिस्टिंग सीरियल नंबर से क्यों नहीं होती है, पिक एंड चूज क्यों होता है। क्या चीफ जस्टिस साहब इस बात पर कभी क्यों नहीं बोलते हैं कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन ठीक है या गलत है। अभी कुछ दिन पहले
संविधान दिवस में आदरणीय राष्ट्रपति महोदया के द्वारा जो भाषण दिया गया था, उसमें उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के द्वारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति होनी चाहिए। लेकिन चीफ जस्टिस साहब इस विषय पर एक भी शब्द क्यों नहीं बोले? वो क्यों नहीं इस पर ध्यान देते हैं और क्यों नहीं बोलते हैं या चुप लगा देते हैं? क्योंकि क्या ऐसा नहीं माना जाए कि उनका भी वेस्टेड इंटरेस्ट है? उनको भी अपना बेटा की चिंता है कि अब रिटायर होंगे 1 साल में, उसके बाद बेटा के जज बनाना है। कॉलेजियम अगर नहीं रहेगा तो उनका बेटा कैसे जज बन पाएंगे? उनके बेटा को भी एग्जाम देना पड़ेगा, क्या गारंटी कि एग्जाम में पास हो ही जाएंगे? या अगर सीधा सिंपल भाषा में अगर समझा जाए तो ये कहा जाए कि जितने आईएएस ऑफिसर हैं वो कहें कि जितना आईएएस का ऑफिसर होगा उसकी नियुक्ति केवल आईएएस ऑफिसर ही करेंगे, जितना आईपीएस ऑफिसर है उसकी नियुक्ति केवल आईपीएस ऑफिसर ही करेंगे, या जितने आईएफएस हैं उसकी नियुक्ति भी आईएफएस ऑफिसर ही करेंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट इसको अलाउ करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। तब कहेंगे कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन जजों की नियुक्ति, खास करके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अगर जजों की नियुक्ति जजों के द्वारा होगी तो वो कहेंगे कि ये जायज़ है, या अपने कानून का दुरुपयोग करके उसे, सरकार कोई भी कानून बनाएगी उसे वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देंगे अपनी गलत कानून की व्याख्या के द्वारा। ऐसी परिस्थिति में न्यायालय और न्यायाधीशों की निष्ठा, कर्तव्यनिष्ठा और नैतिकता पर प्रश्न उठता है। उम्मीद करता हूँ कि जो भी नैतिकतावान होंगे इस विषय पर मेरी बातों पर ध्यान देंगे और जहाँ भी ज़रूरत हो, चाहे जुडिशियल ऑर्डर से, चाहे पीआईएल से, चाहे जैसे भी हो, इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।